जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय लोकतंत्र के एक ऐसे अध्याय पर बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर इसकी सबसे बड़ी परीक्षा कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1975 में लगे नेशनल इमरजेंसी की। आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसने भारत को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? चलिए आज इसे गहराई से समझते हैं। भारतीय राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जो दशकों तक छाए रहे, वो भी बिना किसी खास राजनीतिक बैकग्राउंड के। इनमें से एक बड़ा नाम है लालू प्रसाद यादव। दूसरा बड़ा नाम है नीतीश कुमार, जो अपनी लंबी और कह सकते हैं काफी घुमावदार राजनीतिक पारी के लिए जाने जाते हैं। और फिर हैं मुलायम सिंह यादव, उत्तर भारत की राजनीति के एक और बहुत बड़े दिग्गज। तो सवाल ये है कि इन सभी नेताओं में जो बहुत ही सामान्य परिवारों से आए थे, कॉमन क्या था? वो कौन सी एक घटना थी जिसने इन सबके पॉलिटिकल करियर को एक साथ एक ही समय पर शेप दिया? जवाब है 1975 की नेशनल इमरजेंसी। यही वो दौर था जिसने इन नेताओं को सिर्फ राजनीति में एंट्री ही नहीं दी, बल्कि इनकी पूरी आइडियोलॉजी को गढ़ा। इन्होंने सत्ता के सेंट्रलाइजेशन का विरोध किया और तानाशाही के खिलाफ एक मजबूत आवाज बनकर उभरे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इमरजेंसी कोई रातों रात नहीं लगी थी। इसका बैकग्राउंड, इसकी जमीन कई सालों से तैयार हो रही थी। इंदिरा गांधी की सरकार एक साथ कई फ्रंट्स पर, कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रही थी। चलिए इन टकराव के मोर्चों को एक एक करके देखते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा टकराव था न्यायपालिका और सरकार के बीच। 1967 के गोलकनाथ केस से ही सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा था कि पार्लियामेंट संविधान के मूल ढांचे, खासकर फंडामेंटल राइट्स को नहीं बदल सकती। फिर 1973 के केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने इस बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को और भी मजबूत कर दिया। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की सरकार का मानना था कि संसद ही सुप्रीम है और उसे संविधान में कोई भी कैसा भी बदलाव करने का पूरा हक है। ये जो वैचारिक लड़ाई थी ना, यही इमरजेंसी की नींव बन रही थी। दूसरा मोर्चा तो सीधे जमीन पर खुल रहा था। बढ़ती महंगाई, करप्शन और बेरोजगारी के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। 1973 में गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ। फिर 1974 में जयप्रकाश नारायण यानी जीपी के नेतृत्व में बिहार मूवमेंट ने तो सरकार की नींव ही हिला दी। और रही सही कसर जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हुई देशव्यापी रेलवे स्ट्राइक ने पूरी कर दी, जिसने सरकार के लिए हालात बहुत मुश्किल बना दिए थे। इन सभी राजनीतिक और सामाजिक तनावों के बीच एक अदालती फैसले ने मानो आग में घी डाल दिया। और ये केस कोई छोटा मोटा केस नहीं था। ये मामला सीधे सीधे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ था। ये मामला जुड़ा था 1971 के लोकसभा चुनाव से, जहां रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले राजनारायण ने उनकी जीत को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनौती दी थी। राजनारायण का सीधा आरोप था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया है। और फिर आई वो ऐतिहासिक तारीख 12 जून 1975, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर अपना वो फैसला सुनाया जिसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। कोर्ट ने इंदिरा गांधी को 2 मेन पॉइंट्स पर दोषी पाया। पहला, उन्होंने अपने एक सरकारी अफसर यशपाल कपूर का इस्तेमाल इलेक्शन एजेंट के तौर पर किया था, और दूसरा, अपने कैंपेन के लिए सरकारी मशीनरी जैसे कि मंच और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया था। बस इन्हीं 2 आरोपों के आधार पर कोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कर दिया और अगले 6 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर भी बैन लगा दिया। अब इंदिरा गांधी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गईं। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने एक कंडीशनल स्टे तो दिया, लेकिन पूरी राहत नहीं दी। फैसले में कहा गया कि वो प्रधानमंत्री तो बनी रह सकती हैं, लेकिन संसद में किसी भी बहस या बिल पर वोट नहीं कर सकती। अब ये एक ऐसी सिचुएशन थी जो इंदिरा गांधी को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। मतलब पद पर तो हैं, पर बिना ताकत के। सुप्रीम कोर्ट से भी पूरी राहत न मिलने के बाद घटनाएं बहुत तेजी से बदलीं। अब हम बात करेंगे इमरजेंसी लगने से ठीक पहले के उन 24 घंटों की, जब हर एक पल कीमती था और देश का भविष्य दांव पर लगा था। 25 जून को विपक्षी नेता जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली की। लाखों की भीड़ के सामने उन्होंने राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्तियां दोहराईं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और इतना ही नहीं, उन्होंने सेना और पुलिस से भी अपील की कि वो सरकार के गैर कानूनी और अनैतिक आदेशों को न माने।
ये सरकार के लिए एक सीधी खुली चुनौती थी। जेपी की रैली के बाद इंदिरा गांधी ने तुरंत एक्शन लिया। दोपहर में बंगाल के मुख्यमंत्री और संविधान के जानकार सिद्धार्थ शंकर रे को बुलाया गया। रे की सलाह पर शाम को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मुलाकात की गई और आधी रात होते होते राष्ट्रपति ने इमरजेंसी की घोषणा पर साइन कर दिए। साथ ही दिल्ली के सारे अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई ताकि अगली सुबह कोई खबर ही न छाप पाए। सरकार ने इमरजेंसी को सही ठहराने के लिए संविधान के आर्टिकल 352 का इस्तेमाल किया। उस वक्त इस आर्टिकल में आंतरिक अशांति या इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर इमरजेंसी लगाने का प्रोविजन था। सिद्धार्थ शंकर रे ने इसी क्लॉज का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। वैसे बाद में जनता पार्टी सरकार ने इस शब्द को बदलकर सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रेबेलियन कर दिया ताकि इसका फिर कभी ऐसे दुरुपयोग न हो सके। तो इमरजेंसी की घोषणा तो हो चुकी थी। अब देखते हैं कि इसके फौरन बाद क्या हुआ और इसके दूरगामी परिणाम क्या निकले और कैसे इस अंधेरी रात के बाद लोकतंत्र के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। 25 जून की रात से ही विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। प्रेस पर कड़ा सेंसरशिप लगा दिया गया, नागरिकों के मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए और मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत 1 लाख से ज्यादा लोगों को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर लिया गया। ये आपातकाल, जिसे भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय कहा जाता है, पूरे 21 महीनों तक चला। इस दौरान देश ने ऐसे राजनीतिक और सामाजिक बदलाव देखे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन जब 1977 में चुनाव हुए तो जनता ने अपना फैसला सुनाया। कांग्रेस पार्टी, जिसने 1971 में 350 सीटें जीती थीं, वो 1977 में सिर्फ 153 सीटों पर सिमट गई। ये लोकतंत्र की ताकत का एक जबरदस्त सबूत था। इन चुनावों का नतीजा ये हुआ कि इतिहास में पहली बार केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। कमाल की बात तो ये थी कि खुद इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी भी अपनी अपनी सीटें हार गए थे। तो आखिर में सवाल यही उठता है, 21 महीने के इस इमरजेंसी ने भारतीय लोकतंत्र को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? इसने हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारी पॉलिटिक्स और नागरिक अधिकारों पर क्या स्थायी असर छोड़ा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बार बार ये याद दिलाता है कि लोकतंत्र को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं।